अध्याय में पूर्वार्ध में जैसा कि विगत कक्षा में पढ़ चुके हैं, शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में युद्ध की स्थिति बन गई और दोनों ही सेनाएं आमने सामने आ गई। मालदेव ने जब देखा कि शेरशाह की फौज फतेहपुर झुंझुनू तक पहुंच गई तो उसे ये आशंका हुई कि वह अजमेर या जोधपुर पर आक्रमण कर सकता है। फिर भी ऐसे समय में उसने विचार किया और उसने मेड़ता, नागौर आदि स्थानों से फौजें बुला ली और अपनी सेना का संगठन जैतारण और पीपाड़ में किया। दोनों ही स्थान मारवाड़ के किसी भाग से आक्रमण करने पर सुविधाजनक हो सकते थे। ऐसी स्थिति में शेरशाह ने अपने पक्ष को मजबूत रखने के लिए सुमेल में जाकर डेरा डाला और चारों ओर खाइयाँ बनाने और पानी भरने की वहाँ पर सुविधा प्राप्त थी। एक और जंगली झाड़ियों से भी सेना को सुरक्षा प्राप्त हो रही थी। जहाँ जहाँ तहाँ कुछ खुला भाग था, खाइयाँ बनाना संभव नहीं था, वहाँ रेत के बोरों की आड़ ली गई। मालदेव ने भी सेना की छावनी गिरी के गांव में डाल दी। इस प्रकार शेरशाह ने कुछ फौजों को आगरा से और कुछ को रणथंभौर के पास से बुला लिया और आदेश दिया कि वे अजमेर आक्रमण का दिखावा करें। संभवतः शेरशाह यह समझता था कि इस चाल से मालदेव अजमेर की ओर बढ़ेगा और उसका मुकाबला करेगा, परंतु मालदेव वैसे ही अपनी छावनी में डटा रहा और इस तरह से 1 मास तक दोनों सेनाएं आमने सामने रही। इस अवस्था में मालदेव को अधिक आपत्ति नहीं थी, क्योंकि मालदेव अपने राज्य की सीमा में निश्चिंत था। उसे रसद तथा सैनिक आवश्यकता पड़ने पर निकट से ही तथा थोड़े समय से ही प्राप्त हो सकती थी, परंतु शेरशाह की स्थिति शोचनीय थी। उसे अनजान शत्रु की सीमा में टिककर रसद तथा सेना के लाने आदि की व्यवस्था देखनी थी। दिल्ली से वह कई मील दूर पड़ाव डाल कर पड़ा हुआ था। वहाँ से हटना तथा दूसरे सुरक्षा स्थल को ढूंढना उसके लिए एक बड़ी समस्या थी। ऐसी स्थिति में शेरशाह के लिए आधारभूत शक्ति घुड़सवारों की जो शक्ति थी वह भी अब समस्या बनती जा रही थी। इस दृष्टि से मालदेव और शेरशाह की सैनिक शक्ति में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। जब युद्ध स्थल से लौटना या आगे बढ़ना कठिन दिखा तथा अपने शत्रु दल के बलाबल में अधिक अंतर नहीं था, तो शेरशाह ने एक चाल चली। नैन्सी के अनुसार मेड़ता के वीरमदेव ने 20,000 रुपये मालदेव के सेना नायक कूपा के पास भिजवाकर कहलवा दिया कि अब वह उसके लिए कंबल खरीद ले। इसी तरह उसने जेता नामक उसी के सहयोगी के पास भी 20,000 रुपये बेचकर कहलवा दिया कि वह उसके लिए सिरोही की तलवार खरीदे। इस प्रकार मालदेव के पास यह सूचना भिजवाई गई कि सेना नायकों ने शत्रु से घूस लेकर उसके साथ मिलने का निश्चय किया है। जांच की गई तो डेरे में जैता और कूपा के डेरे में रुपए मिले। इस घटना से मालदेव को धोखे का निश्चय हो गया और वह युद्ध स्थल को छोड़कर सुरक्षा के प्रबंध में लग गया। रेव के अनुसार वीरम ने शेरशाह के जाली फरमानों को ढालों में सीकर गुप्तचरों के द्वारा मालदेव के सरदारों को बिकवा दिया। उसने मालदेव को यह भी सूचना दी कि युद्ध के समय उसके सरदार उसे धोखा देंगे। यदि इसमें कोई संदेह हो तो उनकी ढालों में छिपे फरमानों को देख ले और उनकी जांच की तो फरमान ढालों में पाए गए। इससे मालदेव का अपने सरदारों पर से विश्वास उठ गया।
मुस्लिम इतिहासकार इसको दूसरी तरह से वर्णन करते हैं। उनके काफ़ी खां शेरशाह द्वारा मालदेव से तिरस्कृत किसी सामंत के द्वारा हिंदी में पत्रों को लिखना बताता है। इस संबंध में डॉक्टर कानूनगो का लिखना है कि वैसे तो ऊपर लिखी गई घटना एक दिल बहलावे की भांति है, परंतु पत्र लिखने में वीरम को बीच में लेना ठीक नहीं दिखता। शेरशाह स्वयं हिंदी में लिख सकता था, तो उसे इस कार्य के लिए किसी के द्वारा संपादित करवाने की क्या आवश्यकता थी। दुर्गादास के विरुद्ध पत्र लिखवाकर भिजवाने का काम स्वयं औरंगजेब ने ही किया था। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इस कार्रवाई में शेरशाह द्वारा ही की गई हो। किसी तरह यह पत्र मालदेव को मिला तो उसने युद्ध करना निरर्थक समझा और ऐसा लगने लगा कि राजपूत दल में उस समय दो विचारधाराएं बन गई। युद्ध समिति ने यह निर्णय लिया कि सवेरा होते ही शत्रुओं पर टूट पड़ा जाए, परंतु मालदेव अब जिसके हृदय में शंका घर गई थी, जोधपुर की ओर लौटने के पक्ष में था। जेता और कूपा अपने पर लगे आरोपों को युद्ध में लड़कर धोना चाहते थे। इस मतभेद ने मालदेव में लगभग आधे सैनिकों को अपने साथ ले लिया और लगभग आधी सेना जेता और कूपा के साथ रहकर शेरशाह का युद्ध में मुकाबला करने को डट गई। इधर से शेरशाह ने अपने गुप्तचरों के साथ राजपूतों के डेरे पर होने वाली स्थिति का पता लगा लिया। उसने रात में ही खेमे उठवा दिए और सेना को 7 मील पीछे हटा दिया। प्रातः होते ही राजपूत और अफगानों में जनवरी 1544 में मुठभेड़ हुई, जिसे इतिहास में गिरी सुमेल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसमें कई अफगानी तथा राजपूत सैनिक मारे गए। इसी समय जलाल खां जलवानी सहायक सेना लेकर पहुंच गया। राठौड़ों की सैनिक शक्ति का विभाजन हो गया। ऐसी दशा में अधिक समय तक नहीं टिक सके। फिर भी शेरशाह को इस लड़ाई को जीतने की बहुत कम आशा थी। जब युद्ध चल रहा था तो वह नमाज पढ़ने लगा और खुदा को दुआ करने लगा कि उसके साथियों को नैतिक बल मिल सके। इस युद्ध में जेता और कूपा मारे गए और विजय अफगानों की ही हुई। युद्ध की समाप्ति पर शेरशाह ने कहा, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए वह हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इस विजय के बाद शेरशाह ने अपनी सेना के 2 भाग कर दिए। एक भाग तो ख्वास खां और ईसा खां के नेतृत्व में जोधपुर की ओर गया और दूसरे भाग को लेकर स्वयं अजमेर पहुंचा। उसने अजमेर को आसानी से अपने अधिकार में कर लिया। उसके अनंतर वह जोधपुर की ओर बढ़ा। मालदेव ने जब देखा कि शत्रुओं ने जोधपुर को चारों ओर से घेर लिया तो वह सिवाना के पर्वतीय भाग में चला गया। थोड़ी लड़ाई के बाद जोधपुर शत्रुओं के हाथ में आ गया। शेरशाह ने अन्य स्थानों में फलोदी, पोखरण, सोजत, पाली, जालोर, नागौर आदि में अपने थाने बैठा दिए। वीरम को मेड़ता और कल्याणमल को बीकानेर सौंपकर वह अपनी राजधानी लौट गया। जब शेरशाह की मृत्यु हो गई तो सिवाना के पहाड़ी भाग से मालदेव ने अपने आक्रमण अफगानों के विरुद्ध करने प्रारंभ कर दिए। उसे एक के बाद एक दूसरे अफगान थानों को उठाने में सहायता मिली और अंत में 1545 ईस्वी में जोधपुर, पोखरण, फलोदी 1550 में बाड़मेर, कोटला, जालोर, मेड़ता और आसपास के अन्य भूभागों पर पुनः अधिकार कर लिया। अब इस गिरी समेल युद्ध का जो महत्व है राजस्थान के इतिहास में, उसको अगर हम देखें तो प्रोफेसर कानूनगो के शब्दों में सामेल का युद्ध मारवाड़ के भाग्य के लिए निर्णायक युद्ध हुआ। मालदेव के लिए यह लड़ाई
महंगी उतरी, क्योंकि उसने जेता व कूपा जैसे साहसी वीरों को खोकर उनकी अपनी शक्ति को कम कर लिया। इस युद्ध की घटना में राज्य विस्तार की योजना में लगे शासकों के लिए कुछ शिक्षाएं भी थी। इतने बड़े पराजित मरुस्थल वाले देश में कोई आर्थिक लाभ की संभावना नहीं हो सकती, बल्कि राजस्थान केंद्रीय सरकार पर बोझ सा बन सकता है। कानूनगो का कहना है कि राजस्व का जहाँ लाभ नहीं था, वहाँ खातिर जमा अर्थात आत्मसंतोष मात्र था। गिरी सम्मेल के इस युद्ध में राजपूतों के वैभव और स्वतंत्रता का एक अध्याय समाप्त हो गया, जिसके पात्र पृथ्वीराज चौहान, हमीर चौहान, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और मालदेव थे। जहाँ से आश्रितों का एक इतिहास आरंभ होता है, जिसके पात्र वीरम, कल्याणमल, मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह और अजीत सिंह आदि थे। अर्थात राजपूतों द्वारा अपनी आन बान की रक्षा के लिए एक पीढ़ी का अंत होता है और केंद्रीय सत्ता विशेषकर मुगल काल में राजस्थान पर फिर से नियंत्रण बढ़ाने लगी। और इसी के साथ मालदेव ने अपने राजत्व काल में अंत तक जीवन भर युद्ध करता रहा और उसकी जो फौलादी शक्ति थी वह धीरे धीरे क्षीण होने लगी। उन्हीं दिनों मुगल राज्य का शासक अकबर बना। उसने एक के बाद एक राजस्थानी नरेशों को दबाकर अपने एक छत्र शासन की स्थापना का प्रयास किया। मारवाड़ में मेड़ता और जेतारण पर मुगलों का अधिकार हो गया, जिसने छाया रूप में प्रमाणित कर दिया कि भविष्य में राजस्थान में मुगलों के अधिकार का क्षेत्र विस्तारित होगा और यहाँ के देशी नरेश अपनी सत्ता खो बैठेंगे। 1562 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और इसके बाद राजस्थान में यह जो क्रम है वह तेज़ी से आगे बढ़ा।